दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम आयुष में आप सभी का स्वागत है। मैं गीतू गेहानी आज का विषय लेकर आई हूँ सर्दियाँ और देखभाल। और इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपेश यादव जी। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि सर्दियों में विशेष तौर पर देखभाल की किन्हें ज़रूरत होती है। देखिए, वैसे तो सभी को सर्दियों में देखभाल की ज़रूरत है, लेकिन सबका लेवल अलग अलग है। जैसे छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग, या ख़ास तौर से ऐसे लोग जिनको पहले से ही कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ है, इनको ख़ास तौर से सबसे ज़्यादा केयर रखने की ज़रूरत है जी। अच्छा, इसमें भी ये रहता है कि अगर जो एज ग्रुप मैंने बताया, अगर उनमें इम्यून सिस्टम ज़्यादा अच्छा है तो फिर उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ पर किसी को भी किसी भी तरह के परेशानियाँ या एलिमेंट होने की संभावना होती है, उनको हर तरह से ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। जी, तो दर्शकों ध्यान दें, विशेष तौर पर बच्चों को और बुजुर्गों को ध्यान देने की ज़रूरत है। पर अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी अच्छी है तो आप भी स्वस्थ रह सकते हैं। या कोई भी ऐसे व्यक्ति जिनको गंभीर रोग हैं, इम्यूनिटी कम है, उनको ध्यान की विशेष आवश्यकता है। यहाँ पर अगर हम स्टार्ट करें बच्चों से ही लेके, तो बच्चों में ऐसी सर्दियों में कौन कौन सी बीमारियाँ होने की संभावना हो सकती है। देखिए, बच्चे कई बार बहुत सेंसिटिव होते हैं। कुछ बच्चे तो उनके लिए ख़ास तौर से सेंसिटिविटी कोल्ड के लिए होती है कि किसी भी तरह का कोल्ड का एक्सपोजर हुआ, ठंड लग गई, या कुछ खट्टा खा लिया, ठंडा खा लिया, या खुली हवा में निकल के चले गए, प्रॉपर कवरिंग्स नहीं करी, अपना कान कवर नहीं किया, पैर कवर नहीं किया, तो इससे सर्दी खांसी जुकाम ये लगने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। जी, तो बच्चों को विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए या सभी के लिए, बाहर निकलें तो अपने आप को अच्छे से ढककर निकलें, खाने पीने में ध्यान रखें, साफ़ सफाई का विशेष तौर पे ध्यान रखें, वो हर मौसम में ज़रूरी होता है। यहाँ पे आपने अभी बात की थी गंभीर रोगों से जो ग्रस्त होते हैं। सबसे पहले हम आप ही के प्रश्न से वो बात ले लेते कि ऐसे कौन कौन से गंभीर रोग हैं जिनमें खासकर सर्दियों में ध्यान देने की ज़रूरत होती है। देखिए, ख़ास तौर से कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ जो होती है, यानी कि हार्ट की डिसीज़। अब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, दूसरी चीज़ है उम्र मीडियम एज में भी हैं, लेकिन फैमिली हिस्ट्री में हार्ट की, बीपी, डायबिटीज़ इस तरह की प्रॉब्लम रही है, तो कार्डियक प्रॉब्लम होने की संभावना ऐसे लोगों को ज़्यादा होती है। तो उस समय पे उनको ठंड से बचना चाहिए। एक्चुअली में होता क्या है कि जब मौसम ठंडा होता है तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती है, और जैसे ही ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करी तो वो जो ब्लड एक पर्टिकुलर प्रेशर से बह रहा था, अब कंस्ट्रिक्टेड ब्लड वेसल्स में हाई प्रेशर से बहता है, जिसको हम बोलते हैं भाई हाई ब्लड प्रेशर वाली स्थिति रहती है। तो इस समय में अगर हमने कुछ बॉडी का अगर पर्टिकुलर तरीके से ध्यान नहीं दिया, बहुत अर्ली मॉर्निंग में सुबह निकल गए, ठंडी हवा लग गई, तो उसके कारण क्या है, हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक्स आ सकते हैं। तो इस तरह की अवांछनीय चीज़ों से बचने के लिए जहाँ भी प्री डिस्पोजिंग कॉज जिन लोगों में है, उनको ठंड से प्रॉपर तरीके से बचना चाहिए। तो ये जो बचाव आप कह रहे हैं प्रॉपर तरीके से, क्या तरीके हो सकते हैं बचने के। देखिए, बचने की सबसे पहली चीज़ जो सबको मालूम है कि प्रॉपर कवरिंग्स, प्रॉपर तरीके से आप कान भी कवर हो, बॉडी कवर हो, पैरों में भी आप अगर चल रहे हैं तो घर में जो कपड़े वाली स्लीपर आती है वो यूज़ करें, और एकदम ठंडे पानी से नहीं नहाना है, ना एकदम गर्म पानी से, क्योंकि टेम्परेचर का भी बड़ा वेरिएशन होता है। तीसरी चीज़ होती है कि हमको ऐसी ठंडी चीज़ें नहीं लेना है जिससे हमको इम्पैक्ट आ जाए। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हार्ट की प्रॉब्लम हो, भाई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ऐसे समय में ज़्यादा होती है। अब सिंपल सर्दी खांसी जुकाम है तो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों में कोल्ड की और एलर्जी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, उन्होंने कुछ ऐसा कोल्ड फ्रूट्स खा लिए, फ्रिज का खा लिया, कुछ ठंडा खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, और इस या कोल्ड का उनको एक्सपोजर हो गया, कहीं ठंडी हवा में बाहर निकल लिए, या अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट तक कुछ ठंडी हवा में निकल गए, तो उसके कारण जो कोल्ड का इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर आता है वो एक्सटेंसिवली इम्पैक्ट करता है। भाई सर्दी खांसी जुकाम तो हो ही सकता है, जिनको एलर्जी ज़्यादा है उनको अस्थमा, सीओपीडी की प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम, इस तरह की
कई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती हैं। साथ ही अगर आप देखें तो कुछ लोगों को जोड़ों वोड़ों की प्रॉब्लम भी रहती है। तो जब ठंडे का मौसम होता है तो इसका इम्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। जी। तो हर ऐसा व्यक्ति जिसको कुछ भी ऐसे एलिमेंट होने की संभावना है, उनको ठंड में विशेष तौर पे ख्याल रखना चाहिए। वैसे आम आदमी को भी ख्याल रखना चाहिए हाँ जी। कि भाई वैसे भी अगर मीडियम है, सम्यक है, हर चीज़ अगर सही मात्रा में, संतुलित मात्रा में हम यूज़ करते हैं तो हमारे लिए हमेशा बेनिफिशियल है। जी जी। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प विकसित भारत। तो बैलेंस करके रखिए, वो टेम्परेचर हो, खान पान हो, सभी चीज़ें। और बहुत ज़्यादा ठंडी हवा में यानी बहुत सुबह या बहुत देर तक बाहर ना रहे, खासकर वे लोग जिनको पहले से ही कोई श्वास की या ऐसी एलर्जीज होने की टेंडेंसी या मतलब लाइक ज़्यादा होती हो, ऐसे लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखें। पर डॉक्टर साहब यहाँ पर ना, जब सर्दियों का मौसम होता है विशेषकर, ये देखा गया है बाहर से बहुत सर्दी से आए और एकदम ऐसे वार्म रूम में या हीटर चला के एकदम बैठ जाते हैं, वहाँ जो टेम्परेचर वेरिएशन आता है वो कितना नुकसानदायक हो सकता है? बिल्कुल, बहुत सही प्रश्न किया आपने। देखिए, टेम्परेचर वेरिएशन एक बहुत बड़ा कॉज हो सकता है आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाने का। ठंड का तो है ही है, लेकिन टेम्परेचर वेरिएशन एक्चुअली में क्या है, थर्मो रेगुलेशन हमारी बॉडी में होता है और वो एक स्टेप बाय स्टेप कंडीशन में ही कर सकते हैं। जी। तो आप देखते हैं कि जैसे आपने सुना भी होगा, हमारे यहाँ कहीं जो तीर्थ यात्रा में जहाँ ऊंची जगह पे जाते हैं और अचानक हेलीकॉप्टर से लेकर के जाते हैं, तो टेम्परेचर का वेरिएशन, दूसरा एक हाई एल्टीट्यूड का वेरिएशन, तो बॉडी अपने आप को रेगुलेट करने में उसको टाइम तो चाहिए। आप एकदम अगर हेलीकॉप्टर से लोअर हाइट से ऊपर हाइट पे गए तो वहाँ ऑक्सीजन भी कम हो जाती है, टेम्परेचर में वेरिएशन आ जाता है, तो हमारी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती है और ब्लड सर्कुलेशन डिफरेंट टाइप से एक्ट करने लगता है। हाई तरीके से जो है हार्ट पंप करने लगेगा, उस पल्स आपका चेंज हो जाएगा, रेस्पिरेशन रेट चेंज हो जाएगा और बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाने के कारण हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट या कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है। जी, दर्शकों ध्यान दें, यदि ऐसी किसी ऊंची पहाड़ी वाली एरियाज़ में आप जाना चाह रहे हैं तो उसको थोड़े से बेटर मौसम के लिए रखिए, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन कम होने के कारण जिनको खासकर श्वास लेने में दिक्कत होती है, किसी प्रकार का अस्थमा, दमा, इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो थोड़ा सा इसको अवॉइड करें, स्पेशली सर्दियों में। डॉक्टर साहब, हम वापस आते हैं, यदि बच्चों में इस प्रकार जैसे खांसी, जुकाम ये सब हो भी गया है तो उसको उपचार किस प्रकार से किया जाए? जी, देखिए, बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबसे पहले हमको ये समझने की ज़रूरत है कि कुदरत ने हमको अलग अलग जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एक सिस्टम से नहीं है। हमको लगता है एक सिस्टम है, लेकिन अलग अलग। इसको अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, जो हमारे नोज़ वगैरह है, ये ब्रोंकाई और यहाँ से जो सांस की नली है इसको मिडिल रेस्पिरेटरी, और लंग्स वगैरह को बोलते हैं हाँ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ये जो तीनों रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैं, इनका इम्पैक्ट भी अलग अलग होता है। अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम गई है तो वो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेगी, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे वो सबसे कम परेशान करेगी। जैसे ही आप ठंड के एक्सपोजर में आते हैं तो बॉडी का अगर पहला रिस्पॉन्स है कि सिंपल जुकाम वुकाम हो रहा है और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो सिर्फ घरेलू चीज़ों से उपचार करना चाहिए। जो प्रायः हम देखने में आता है कि लोग तुरंत कुछ ऐसी एंटी एलर्जिक मेडिसिन दे देंगे, एंटीबायोटिक खाने लगेंगे जुकाम में, ये बहुत हार्मफुल है, क्योंकि आप बॉडी का प्राइमरी मैनिफेस्टेशन रोक रहे हैं। प्राइमरी मैनिफेस्टेशन में यह है कि अगर सिंपल जुकाम है तो घरेलू जो भी आपके नुस्खे होते हैं, जो तुलसी, अदरक, दालचीनी, गिलोय, जो घरेलू चीज़ों आप यूज़ करते हैं उनको ही आप यूज़ करें। जो आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक कुछ पद्धति हैं जिनसे सॉफ्ट तरीके से मेडिसिन से उसको रिजॉल्व किया जा सकता है, तो वैसा कर लें। जी जी। हाँ, अगर प्रॉब्लम डीप जाती है तो उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट करना जरूरी है। तो ये जानने के लिए कि प्रॉब्लम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, मिडिल या लोअर में चली गई है, सबसे पहले तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अपने इलाज को खुद घर पर बैठे ना करें। जब आपके डॉक्टर कहें कि भाई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तब ये नुस्खे जो डॉक्टर साहब ने बताए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं विशेष तौर पर बच्चों को इसीलिए एम्फोसाइज कर रही हूँ क्योंकि बड़ों को पता होता है कि हमें ये चीज़ लेनी है, हम ठीक हो जाएंगे या हम स्टीम लेके ठीक हो जाएंगे। बच्चे ये चीज़ नहीं कर पाते, उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे? देखिए, बच्चों की केयर तो हमें ही करना पड़ेगी,
है ना। तो बच्चों को तो अपन बोल नहीं सकते, लेकिन हमको ही ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं मालूम होती कि हम कोल्ड कैसे गेन करते हैं। एक होता है कि ठंड लग गई, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं, एक होता है गेटिंग कोल्ड, एक होता है टेकिंग कोल्ड। गेटिंग कोल्ड का मतलब ये है कि मुझे बहुत तेज ठंड लग गई और उसके कारण मुझे किसी भी इंटरनल ऑर्गन में प्रॉब्लम हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, सीने में दर्द हो सकता है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसको बोलते हैं गेटिंग कोल्ड। मतलब मैं ठंडे एनवायरनमेंट में चला गया और उसी ठंडे एनवायरनमेंट में जाने के कारण टेकिंग कोल्ड भी होता है। टेकिंग कोल्ड मतलब सर्दी जुकाम हो जाना, सर्दी खांसी जुकाम, रेस्पिरेटरी ट्रैक की परेशानियां, जो सिंपल परेशानियां होती हैं, दैट इज कॉल्ड टेकिंग कोल्ड। तो हमको टेकिंग कोल्ड और गेटिंग कोल्ड से बचने के लिए, जैसे मैंने अभी प्रिकॉशंस बताए थे कि आप वार्म क्लॉथिंग पहने, है ना, प्रॉपर तरीके से पैरों को भी कवर करके रखें, क्योंकि ये भी एक इम्पैक्ट है जहाँ से आपको ठंड पकड़ते हैं। जैसे महिलाएं होती हैं, बहुत ठंडे पानी से बहुत लंबे समय तक अगर आप सेंसिटिव हैं, कुछ लोग रफ एंड टफ रहते हैं, उनकी बात नहीं है, लेकिन प्रायः जो सेंसिटिव लोग हैं तो वो एकदम ठंडे पानी में लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग काम कर लेते हैं, तो उसके बाद उनको प्रॉब्लम हो जाती है। या कान खुले करके रखे, कई बार लोगों को ऐसे शर्म लगता है कि मैं कैसे ईयर्स को कवर करें, ये करें, तो कई बार हो जाता है कि हवा में निकल गए या हवा चल रही है, ड्राफ्ट एयर ड्राफ्ट का मौसम है, तो उस समय में सर्दी जुकाम और खांसी ये परेशानी पकड़ने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। तो प्रिकॉशन तो मेन यही है। दूसरी चीज़ है, पानी एकदम ठंडा ना पिए, बिल्कुल थोड़ा सा गुनगुना पीते रहें, तो बॉडी अपने आप को एकस्टम्ड कर लेता है बाहर के उससे। आपने क्लॉथिंग दे दी, प्रॉपर गुनगुना पानी पी रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अदरक, दालचीनी जो मैंने अभी बताया आपको, थोड़ा शहद वहद, इस तरह की चीज़ें यूज़ करें जो बॉडी को वार्म देती है। और ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें खास तौर से अवॉइड करें। खट्टी चीज़ों में फंगस, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा होते हैं और ठंड के मौसम में ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। और ठंडी चीज़ें, खास तौर से फ्रिज की चीज़ें, वो बॉडी पहले से ही बाहर से ठंड से वो सफ़र कर रही होती है और ऊपर से आपने ठंडा ले लिया, तो वो भी बॉडी को नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो इस तरह से हम बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके सर्दी खांसी जुकाम से बच सकते हैं। जी, तो अगर सार देखा जाए तो वो ये है कि जो मनुष्य है उनको वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहा जाता है, यानी जिनका रक्त का टेम्परेचर वार्म सा होता है, मीडियोकर होता है। तो गर्म पानी से अपने आप को गर्म कपड़ों से ढक के आप इस टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। पूरी सर्दियां या पूरा साल हेल्दी भी रह सकते हैं, अपने को बचा के रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, जब हमने अभी बात करी थी बच्चों की कि हमको ही उनका ख्याल रखना है, तो कई पेरेंट्स, जिस घर में एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं, अब एक बच्चा अगर छोटा है तो उसके मेडिसिन जो ली थी डॉक्टर से, उसको थोड़ा बढ़ा के बड़े बच्चे को दे दी जाती है, बड़े बच्चे की घटा के छोटे को दे दी जाती है। कितना सही हो सकता है? नहीं, ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि कभी भी दो पेशेंट एक जैसे होते नहीं हैं, दो की उम्र एक जैसी नहीं होती है, दो की तासीर एक जैसी नहीं होती है, और दो के एलिमेंट्स जिस कारण से परेशानियां हुई हैं वो एक जैसी नहीं होती हैं। तो जब आप डॉक्टर से डिस्कस करते हैं, वो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो जहाँ तक हो, आप प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कोई भी मेडिसिन लें। अच्छा, जो छोटी मोटी परेशानियां तो वो तो मैंने आपको बताई, सिंपल सर्दी जुकाम है तो आप घरेलू चीज़ों से आप कर सकते हैं। घरेलू चीज़ों में कुछ नहीं है, छोटे ने ले लिया, बड़े ने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। या आप किसी भी अपने आसपास आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक जो अपनी पद्धतियां हैं, जो छोटी मोटी परेशानियां हैं, वो सबको आराम से मैनेज कर सकते हैं जी। तो हर चीज़ का एक क्राइटेरिया होता है और हर चीज़ का एक स्पेशलिस्ट होता है। अगर आप चाहते हो कि अप्रोप्रिएट हेल्थ के लिए आप मेजर्स ले सको, तो कंसल्टेंट का सहारा जरूर लेना चाहिए। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प, विकसित भारत। जी जी, तो सही मार्गदर्शन में सही दवा लेंगे तो जल्दी ठीक होंगे और बार बार वही चीज़ होने की टेंडेंसी भी कम होगी। ये हमारे डॉक्टर साहब ने अभी हमें बताया। जहाँ आपने गृहिणियों की बात करी कि बहुत ज़्यादा ठंडे पानी में कुछ लोग तो काम कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। जो नहीं कर पाते पर काम तो होना है, वो क्या ध्यान रख सकती हैं गृहिणियाँ?
बस ये है कि वो जो पानी को यूज़ करें थोड़ा सा, अगर गर्म उसमें यूज़ कर सकें हो तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ अगर ऐसे दस्ताने आते हैं जो आपके रबर के या उसके, जी। तो उनको यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हैं। हम्म। और जैसे ही तुरंत आपने ठंडे उससे किया तो कहीं कुछ ऐसा हो कि जिससे आप अपने हाथों को थोड़ा सा सेक लें, जी वो जी कर लें। जी बस ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनको जी। आपको ध्यान रखनी है। तो एक जगह पढ़ा था मैंने कि हम सबको तो ठंड लगती है, लेकिन जो घर की महिला होती है वो सुबह सुबह उठकर सबको चाय देती है, खाना देती है, वक्त पे सब कुछ करती है, उसको भी तो ठंड लगती है। तो उन सारी महिलाओं के लिए इस मंथ से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अपना भी ध्यान रखिए, तभी आप सबका ध्यान रख पाएंगी। गर्म पानी का इस्तेमाल करें। कुछ ऐसे दस्ताने या ग्लव्स आते हैं जिन्हें पहनकर आप पानी में अगर काम भी करेंगी तो उससे आपके शरीर में ठंडक नहीं जाएगी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। और तीसरा, गर्म कपड़ों से अपने पैरों वगैरह को ढक कर रखिए, कानों को ढक कर रखिए, जिससे आप काफ़ी हद तक ठंड के प्रकोप से बच पाएंगे। डॉक्टर साहब, सर्दियों का जो मौसम होता है इसमें हमारे पास वैरायटी होती है फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की। खाने पीने के इन सारे सोर्सेस का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाए कि पूरे विंटर्स, या कहा जाए पूरे साल का कहते हैं, इसमें खा लो अच्छे से, स्वास्थ्य बना लो, ऐसा कहा जाता है, ये कितना सही है और कैसे इसका? देखिए, डाइट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। डाइट होना चाहिए बैलेंस्ड, और बैलेंस्ड डाइट ये भी डिफ़र करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दूसरे के लिए हेल्दी होती हैं और किसी दूसरे के लिए हेल्दी नहीं होती। जैसे आंवला है, नींबू है, एक एक वर्ग के लिए वो फ़ायदेमंद रहेगा, दूसरा खाएगा तो उसको सर्दी खांसी जुकाम हो जाएगा। जी। आप इम्यून सिस्टम रेस करने के लिए ले रहे हो लेकिन वो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उसको किसी अलग फॉर्म में आप ले सकते हो। तो अब जैसे हमारी बॉडी जो इनटेक होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, है ना, प्रॉपर मिनरल्स और जितने भी फैट्स हैं, ऐसे फैट्स जो आपके लिए बेनिफिशियल हों, ये सारी चीज़ें सब संतुलित मात्रा में मिलना चाहिए हमको। उसमें भी फिर अब आजकल जो दो कैटेगरी में हम बांट देते हैं, एक होती है कुक्ड डाइट, एक होती है रॉ डाइट। जी। तो कुक्ड डाइट ठीक है, वो सुपाच्य होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसमें बहुत तेज मसाले ना हो। अब जहाँ तक ठंड की बात हम कर रहे हैं, तो जैसे अभी हमने बताया कि अदरक, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, ये ऐसी चीज़ें यूज़ करके हम थोड़ा सा बॉडी को सूदिंग इम्पैक्ट दे सकते हैं, थोड़ा सा बॉडी में हीट पैदा करने की क्षमताएं इनमें रखती है, उनको आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। जी। और सूप्स हैं डिफरेंट टाइप के जो आपकी बॉडी को हीट दे सकते हैं और न्यूट्रिशन दे सकते हैं। इसके साथ साथ अब अगर आप ये तो कुक्ड वाला हो गया। कुक्ड में बहुत तेज स्पाइस हो या जिसको करी वाला बोलते हैं, ज़्यादा ऑयली वाला बोलते हैं, इसको थोड़ा सा आप अवॉइड करो। इसकी बजाय ऐसा सुपाच्य भोजन होना चाहिए जिसको आप खा करके बॉडी में भी हीट महसूस हो और आपका डाइजेशन अच्छा रहे, पेट अच्छे से साफ रहे। और उसके लिए जो सबसे अच्छा साधन हो सकता है वो है रॉ डाइट। तो रॉ डाइट में आप फ्रूट्स हैं, खासतौर से ऐसे फ्रूट्स जिनकी सर्दी की तासीर है वो ठंडे फ्रूट्स ना लें, जैसे केला हो गया, संतरा हो गया। ये कुछ लोगों को जिनकी सर्दी जल्दी हो जाती है उनको ये थोड़ा सा अवॉइड करने की ज़रूरत है। वो लोग एप्पल, चीकू, पपीता, ये सब चीज़ें ले सकते हैं। फ्रूट्स के साथ सैलेड हैं, तो सैलेड में तो आप सभी तरह की चीज़ें आप खा सकते हो। उसमें आप ऊपर से काला नमक वगैरह और सेंधा नमक, ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो, तो एज ए मिनरल्स का वो काम करेगा। जी। फिर आपका आता है सीड्स, जो अलग अलग टाइप के पंपकिन और सारे जो सीड आते हैं वो सब आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा हनी है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। और गुड़ ले सकते हैं, फुटाना, चना, चिक्की, इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हैं, है ना। अगर ठंड कम है तो उसके बाद आप सत्तू वगैरह भी ले सकते हो, प्रॉपर प्रोटीन वगैरह रहता है। तो इस तरह की जो रॉ डाइट है वो आप अपने उसमें इंक्लूड कर सकते हो। हाँ, अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर हो, इसके लिए अगर कुछ लोग जो नॉनवेज लेते हैं तो ठीक है, एग ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, ये भी आपको हेल्प कर सकती है। और घी एक अच्छा सोर्स हो सकता है, अगर शुद्ध घी है तो अच्छा सैचुरेटेड जो है फैट के फॉर्म में काम करेगा, तो आपको नुकसान नहीं करेगा। वो भी 1, 1.5, 2 चम्मच डेली लेना जरूरी है।
जी, और विभिन्न प्रकार के अनाज की जो रोटियां बनती हैं, जैसे मकई की रोटी हुई, ज्वार की रोटी, उस हाँ, पे मक्खन बिल्कुल। रख के ज़रूर लीजिए। ये इसमें लीगी भी सी होती है। जी, वैरायटी ऑफ मिलेट्स जरूरी है। जी। जितने भी तरह के आपके रागी, बाजरा, ओट्स, हाँ, मक्का, ये जितने भी हैं उनको अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं, एक साथ भी यूज़ कर जी, सकते हैं। जी, जी। तो ये आपको जितने भी टाइप के कार्बोहाइड्रेट हैं और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी पूरे होते हैं। जी, और बात खाने पीने की हो रही है और मैं कुछ बोलूँ नहीं, ऐसा हो नहीं सकता ना, तो एक छोटी सी टिप यहाँ पे, जिनको लगता है कि अमरूद की तासीर बहुत ठंडी होती है, वो उसे हल्का सा सेक कर उसे चटनी बना के खा सकते हैं। इससे आपके शरीर को नुकसान भी नहीं पहुँचाएगा और आप अमरूद का मज़ा भी ले लेंगे। डॉक्टर साहब, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम सर्दियों की आती है स्किन की। इची स्किन हो गई, ड्राई स्किन हो गई, कहीं कहीं फट भी रही होती है स्किन, जिससे एक्चुअली ब्लीडिंग हो रही होती है, इस हद तक ड्राइनेस आ जाती है। ऐसे लोग क्या करें? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो आप स्किन की केयर रखो, है ना, स्किन की क्लीनिंग होना चाहिए। बाकी ग्लिसरीन, वैसलीन, मॉइस्चराइज़र, है ना, आपके घर में जो मलाई वगैरह होती है वो सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ बहुत फ्रीक्वेंटली और ज़्यादा है तो इसके लिए कंसल्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। जी, इसको आप लंबे समय अवॉइड ना करें। अगर बहुत ही ज़्यादा ड्राई और ये सब है और आपको अदर सिम्टम्स अगर मैच करते हैं कि चिड़चिड़ाहट हो रही है, बाल झड़ रहे हैं या कुछ और भी लग रहा है, तो हो सकता है थायराइड हो या कुछ और प्रॉब्लम हो या कोई स्किन का कोई इरप्शन हो। तो वो इवेल्युएट हम डॉक्टर्स करते हैं कि भाई किस कारण से ये सब प्रॉब्लम हो रही है। जी, तो सिम्टम्स तो मैनिफेस्टेशन है जिसको हम प्रॉपर तरीके से समझ के और गहरे लेवल पे समझ सकते हैं कि किस तरह की बीमारी आप फेस करने वाले हो या कर रहे हो। जी। तो दर्शकों, ध्यान दें, यदि इस तरह के कोई सिम्टम्स हैं कि आपकी स्किन फट रही है, स्केली हो रही है, यानी उस पर से स्केल्स बन रहे हैं और साथ ही साथ कुछ चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो ये कोई और बीमारी हो सकती है। एक नियरेस्ट आप कंसल्टेंट को दिखाइए और पता कीजिए। परंतु यदि ऐसा नहीं है तो कोशिश कीजिए, यदि इस तरह की स्थिति है तो उसमें बहुत ज़्यादा खुशबूदार पदार्थ या रासायनिक केमिकल्स युक्त आप क्रीम्स वगैरह ना लगाते हुए सिंपल ऑयल्स, मलाई, जिस प्रकार से हमारे डॉक्टर साहब ने बताया वो बताइए। बहुत ही अच्छी जानकारी थी आज की सर्दियों को लेके, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आपसे फिर मिलूंगी एक अन्य विषय को लेकर। फिलहाल के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। मैं इस समय भारत के सर्वश्रेष्ठ चैनल दूरदर्शन पर हूँ। कमाल की बात है कि आज भारतवर्ष के साथ साथ पूरा विश्व भी राममय हो गया है और दूरदर्शन का ये आयोजन, ये उल्लास का, आदर्श का, उत्कर्ष का आयोजन राम लला के मंदिर बनने की प्रसन्नता में, हर्ष में ये प्रोग्राम दूरदर्शन बना रहा है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। पूरे भारतवासियों को रामलला के इस पावन तिथि 22 जनवरी 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वागत है श्री राम अयोध्या से। प्रतिदिन शाम 5 बजे से 8 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10 बजे से 1 बजे डीडी नेशनल पर। अयोध्या धाम विराज श्री राम, अयोध्या धाम विराज श्री राम। भक्तन के भय है पूरन काम, भक्तन के भय है पूरन काम। अयोध्या धाम विराज श्री राम, अयोध्या धाम विराज श्री। घर घर मंगल बाज बधाई, घर